नमस्कार, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 6 भाग 12 तक पढ़ लिया। भाग 12 में आपने द्वितीयक वृद्धि जड़ों में पढ़ी थी कि किस प्रकार से द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि होता है। अब आते हैं हम भाग 13 में, इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे जो इस अध्याय का आखिरी भाग भी होगा। इस भाग में आपको बताया जाएगा कि द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। लगभग सारे प्रोसेस वही हैं। द्वितीयक वृद्धि जो जड़ में आपने पढ़ा है वैसे ही लगभग तने में भी होती है। कुछ अंतर हैं, जैसे जड़ में जाइलम और फ्लोएम की जो संरचना होती है वो अलग होती है, तने में जाइलम और फ्लोएम की जो व्यवस्था होती है वो अलग होती है। दूसरा, जड़ में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग नहीं बनता है, तने में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग बनता है। तो द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि 3 कारणों की वजह से होता है। एक तो कैम्बियम वलय का निर्माण, दूसरा कैम्बियम वलय में द्वितीयक वृद्धि होती है जिससे द्वितीयक ऊतक बनते हैं, फिर कॉर्क कैम्बियम यानी कॉग एधा से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है। 3 तरीके से, जैसे आपने जड़ में पढ़ा है वही सब सही चीज़ें हैं। वहाँ पर भी आपने पढ़ा था कि पहले कैम्बियम रिंग बनता है, फिर आपने पढ़ा कि संवहन कैम्बियम की वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है, फिर आपने कॉर्क कैम्बियम में से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है। इतना आपने पढ़ा था। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी है। कैम्बियम रिंग का निर्माण होगा, फिर उसके बाद द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होगा कैम्बियम से, फिर उसके बाद कॉर्क कैम्बियम से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तना है, तने की आंतरिक संरचना में क्या क्या पाया जाता है। तो आंतरिक संरचना के बारे में आपने पढ़ा है कि तने की आंतरिक संरचना में क्या पाया जाता है। सबसे बाहर क्या पाया जाएगा, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस पाया जाता है। उसके नीचे क्या पाया जाएगा, वल्कुट यानी कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स भी 3 रीजन में होता है, अधस त्वचा यानी हाइपोडर्मिस और सामान्य वल्कुट यानी जनरल कॉर्टेक्स। उसके बाद अंतस त्वचा यानी एंडोडर्मिस। और उसके बाद आता है संवहन बंडल। संवहन बंडल में आता है फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, ये जाइलम। आपने ये भी पढ़ा है कि द्विबीजपत्री तने में जो संवहन बंडल होता है वो खुले प्रकार का होता है। खुले प्रकार का क्यों कहते हैं, खुले प्रकार का, ओपन टाइप क्यों? क्योंकि इनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग पाई जाती है। कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम रिंग का निर्माण तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान होता है, अभी बताएंगे। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है और इसी वजह से द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल खुले प्रकार का कहा जाता है, जिसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। जैसे एक बीजपत्री तना और जड़ जिसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता वो बंद प्रकार का संवहन बंडल कहलाता है। तो ये हो गया। उसके बाद ये कि इनमें जाइलम और फ्लोएम की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है। तो जाइलम और फ्लोएम एक ही परिधि पर होते हैं, एक ही व्यास पर होते हैं। तो इसे हम किस प्रकार का व्यवस्था कहते हैं, संयुक्त प्रकार का संवहन बंडल यानी कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। और इसमें भी बहिफ्लोएमी है यानी फ्लोएम बाहर की तरफ है, इसलिए इसे हम बहिफ्लोएमी या कोलेटरल टाइप कहते हैं। तो आपने ये जाना कि तने में संवहन बंडल किस प्रकार का होता है। तने में संवहन बंडल संयुक्त प्रकार का यानी जाइलम फ्लोएम एक ही परिधि पर होते हैं। दूसरा, संवहन बंडल खुले प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। तीसरा, बहिफ्लोएमी होता है यानी फ्लोएम बाहर की तरफ होता है यानी कोलेटरल टाइप का होता है। इतना आपने जाना। अब मैंने क्या बताया कि द्वितीयक वृद्धि तने में किस प्रकार से होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैम्बियम वलय का निर्माण यानी कैम्बियम रिंग का निर्माण। तो देखिए यहां पर जाइलम और फ्लोएम के मध्य में क्या है, कैम्बियम है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैम्बियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होने लगती हैं अरीय प्रकार से, यानी एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे। तो ये कोशिकाएं विभाजित होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे मिल जाती हैं सारी की सारी, जितने भी कैम्बियम हैं सब एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं। तो ऐसे मिलने की वजह से क्या बन जाता है, देखिए कैम्बियम रिंग बन जाता है, कैम्बियम वलय। ठीक है, पता नहीं क्यों साफ नहीं आया यहाँ पर। ये क्या है, कैम्बियम वलय। ठीक है,
कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम रिंग दो प्रकार के कैम्बियम से बनता है। एक तो जो शुरू में पाया जा रहा है, देखिए जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जा रहा है, ये वाला कैम्बियम, इस कैम्बियम को, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, इस कैम्बियम को कहते हैं अंतःपूलीय एधा। अंतःपूलीय एधा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ठीक। और जब ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम विभाजित होकर इनसे ऐसे मिलकर एक रिंग सा संरचना बना लेती हैं, तो जो जाइलम और फ्लोएम के बाद वाली जो ये वाली जो आप संरचना देखते हो, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना, ये वाली जो पर्पल कलर का, बैगनी कलर का आप देख रहे हो, ये क्या है? इन्हें कहते हैं अंतरापूलीय एधा। अंतरापूलीय एधा, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो सब में डिफरेंस आप बनाए रखेंगे कि किसे क्या कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो एधा पाई जाती है उसे अंतःपूलीय एधा यानी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और इनके परे जो परिरंभ में जो पाई जाती हैं एधा, उसे कहते हैं अंतरापूलीय एधा यानी इंटरफैसिकुलर। देखिए इंट्रा, इतने में ही अंतर है इंग्लिश में, इंट्रा और इंटर। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम पहले से ही उपस्थित होती है जाइलम फ्लोएम के मध्य में, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनता है। तो पहले ये वलय बनता है, रिंग बनता है, पहला स्टेप। देखिए एधा या कैम्बियम वलय का निर्माण। तो द्विबीजपत्री तनों में संवहन मंडल किस प्रकार का होता है? संयुक्त प्रकार का। संयुक्त यानी कंजॉइंट, यानी जाइलम और फ्लोएम एक ही व्यास पर होते हैं। बहिफ्लोएमी यानी कोलेट्रल, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, ठीक है। खुले प्रकार का, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। इसके संवहन मंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित इस प्रकार का कैम्बियम को पूलीय एधा या अंतःपूलीय एधा, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इस प्रकार के कैम्बियम को क्या कहते हैं? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अंतःपूलीय कैम्बियम के अरीय विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं सक्रिय अंतरापूलीय कैम्बियम बनाती हैं। यानी ये जो कैम्बियम है ये आपस में ऐसे विभाजित होकर मिल जाती हैं और क्या बनाती हैं? ये अंतरापूलीय एधा यानी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। अब देखिए अंतःपूलीय एधा और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, या देखिए अंतःपूलीय एधा यानी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और अंतरापूलीय एधा इंटरफैसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, या कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग बनाती हैं एधा वलय, ठीक। तो आपने ये जाना कि कैसे रिंग का निर्माण होता है। अब आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में कैम्बियम बनने के बाद जो कैम्बियम की कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती हैं। देखिए अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। अब इस कैम्बियम रिंग में उपस्थित कोशिकाएं विभाजित होंगी और एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती हैं। इनमें से एक कोशिका विभज्योतिकी होती है, यानी वो विभाजन करेगी आगे चल के, ठीक है, विभज्योतिकी। लेकिन जो दूसरी कोशिका होगी वो स्थायी ऊतक होगा या स्थायी कोशिका होगी, ठीक। यानी ये जो कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम वलय, उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिका बनाती है, एक विभज्योतिकी, दूसरा स्थायी। विभज्योतिकी तो पुनः विभाजन करेगी,
लेकिन स्थायी जो कोशिका होगी वो या तो अंदर की तरफ चला जाएगा या तो बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर स्थायी कोशिका अंदर की तरफ जाता है तब वो क्या बनाएगा, द्वितीयक जाइलम, क्योंकि जाइलम अंदर की तरफ होता है ना, द्वितीयक जाइलम। देखिए ये देखिए क्या है, कैम्बियम रिंग है ना। अब मैंने आपको क्या बताया है, अंदर की तरफ क्या होते हैं, जाइलम। ये क्या है, जाइलम, जाइलम है ना। और जो बाहर की तरफ है ये क्या है, फ्लोएम। तो अगर अगर ये जो कोशिका कैम्बियम रिंग की जो कोशिका है विभाजित होती है तो जो एक अस्थायी कोशिका बनती है, अगर वो अंदर की तरफ जाती है तो उससे द्वितीयक जाइलम का निर्माण होगा, क्योंकि ये तो प्राथमिक जाइलम है ही, और जो विभाजन द्वारा कैम्बियम रिंग के विभाजन द्वारा बनेंगे उससे द्वितीयक जाइलम बनता है। यानी अंदर की तरफ अगर गई तो जाइलम, और अगर बाहर की तरफ गई स्थायी कोशिका तो बाहर की तरफ क्या बनाएगी, द्वितीयक फ्लोएम बनाएगी, क्योंकि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, इसलिए इन कोशिकाओं को हम द्वितीयक फ्लोएम कहेंगे। बात क्लियर है। तो इस तरह से कैम्बियम रिंग में विभाजन होता है। कैम्बियम रिंग के विभाजन से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है। ये दूसरा स्टेप है द्वितीयक वृद्धि का। तो द्वितीयक ऊतक का निर्माण होता है। अब प्रत्येक कैम्बियम रिंग की जो कोशिकाएं विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, विभज्योतिकी और स्थायी। विभज्योतिकी कोशिका तो पुनः आगे विभाजन करेगी, लेकिन स्थायी कोशिका जो होगी अगर वो अंदर की तरफ गया तो वो द्वितीयक जाइलम बनाएगा, और अगर वो बाहर की तरफ आया तो क्या बनाएगा, द्वितीयक फ्लोएम बनाएगा। ज़्यादातर यही होता है कि ज़्यादातर कोशिकाएं अंदर की तरफ होती हैं और इससे ज़्यादा द्वितीयक जाइलम बनता है। द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है और द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। क्लियर है बात। तो इससे अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बहुत बनने लगता है और जो प्राथमिक जाइलम होता है वो खिसक कर केंद्र में आ जाता है और कैम्बियम वलय बढ़ता है, पौधे की मोटाई बढ़ती है। क्लियर है बात है। देखिए दूसरा स्टेप क्या कहता है, रंभ के अंदर एधा या कैम्बियम वलय से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण। कैम्बियम वलय की आयताकार कोशिकाएं सदैव बाह्य त्वचा के समानांतर विभाजित होती हैं, यानी गोलाकार में विभाजित होती हैं। प्रत्येक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। इनमें से एक पुत्री कोशिका विभज्योतिकी बनी रहती है, यानी मैंने बताया ना एक कोशिका विभज्योतिकी बनी रहती है, वो आगे चल के विभाजन नहीं करेगी, स्थायी नहीं होगी। अगर स्थायी होगी तो फिर विभाजन नहीं करेगी। तो एक कोशिका विभाजन बनी रहती है, दूसरी पुत्री कोशिका स्थायी ऊतक बनाती है। स्थिति के अनुसार यदि स्थायी ऊतक बनाने वाली कोशिका बाहर की ओर होती है तब वह फ्लोएम बनाती है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि बाहर की तरफ अगर बाहर की तरफ होगी, अगर ये बाहर की तरफ होगी स्थायी ऊतक तब फ्लोएम बनाएगा, और अंदर की तरफ होगी तो जाइलम बनाएगा। फ्लोएम बनाती है कब, बाहर की तरफ फ्लोएम, और यदि आप भीतर यानी अंदर की तरफ हो तो क्या बनाती है, जाइलम। तो कैम्बियम की कोशिकाएं इस प्रकार निरंतर विभाजित होकर दोनों ओर द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करती हैं, यानी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हैं। साधारणतया द्वितीयक फ्लोएम के अपेक्षाकृत द्वितीयक जाइलम का निर्माण अधिक होता है, अभी बताया मैंने। इस कारण कैम्बियम वलय परिधि की ओर और खिसकता है। एधा वलय बहुत समय तक क्रियाशील रहता है। नए द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम के निर्माण के कारण तने की मोटाई में वृद्धि होती जाती है। ठीक, अब द्वितीयक ऊतक बना है, क्या बना है, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। और आपको ये पता है कि जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वाहिका, वाहिनिका और जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, चालनी नलिका कोशिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो वही कह रहे हैं कि आइए देखते हैं कि द्वितीयक फ्लोएम में आखिर कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं।
तो द्वितीयक फ्लोएम के अंतर्गत भी जालनी नलिका बनती है, सहचर कोशिका बनती है, फ्लोएम मृदुतक और कभी कभी तंतु का निर्माण होता है। प्राथमिक फ्लोएम कुचल जाता है और सक्रिय नहीं रहता, यानी ये जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फ्लोएम है ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाते हैं, द्वितीयक फ्लोएम इनका स्थान घेर लेती हैं। द्वितीयक जाइलम के अंतर्गत क्या क्या बनता है? तो द्वितीयक जाइलम के अंतर्गत भी वही चीज जो जाइलम में पाई जाती है, वाहिका, वाहिनिका, काष्ठतंतु, जाइलम मृदुतक। कोशिकाओं की भित्ति में सोपानवत तथा गर्ती स्थूलन पाए जाते हैं। द्वितीयक जाइलम के निर्माण के पश्चात प्राथमिक जाइलम भी क्या हो जाता है? पित्त की ओर चला जाता है। मैंने क्या बताया? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो प्राथमिक जाइलम है वो केंद्र में खिसक जाते हैं, पित्त की तरफ चले जाते हैं, और इनका स्थान कौन घेर लेता है? द्वितीयक जाइलम। देखिए ये हो गए, देखिए लिखा है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, ये सारे प्राथमिक जाइलम, और उसके बाद बाहर की तरफ क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। बाकी मेडुलरी रेज के बारे में आगे बताया जाएगा। अब जाइलम और फ्लोएम के कारण मेडुलरी किरणों का निर्माण भी होता है। द्वितीयक वृद्धि के समय कैम्बियम वलय द्वारा कहीं कहीं पर जाइलम और फ्लोएम ऊतकों का निर्माण ना होकर मृदुतक कोशिकाओं की पट्टियों का निर्माण होता है। किसके कारण? कैम्बियम वलय के कारण, क्योंकि कैम्बियम वलय की कोशिकाएं विभाजित होती हैं तभी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कैम्बियम वलय की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन द्वारा द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण ना करके मृदुतक कोशिकाओं की पट्टियों का निर्माण कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बना हुआ ब्लैक कलर से, ये पट्टियों का निर्माण कर देते हैं। इन्हीं को कहते हैं मेडुलरी रेज, ठीक, मज्जा किरणें। जो जाइलम और फ्लोएम भागों में स्थित होती हैं। इन लंबी पट्टियों को द्वितीयक मज्जा रश्मियाँ, सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। ये किरणें अरीय रूप में विन्यसित होती हैं। प्राथमिक मेडुलरी किरणें तथा द्वितीयक मेडुलरी किरणें भोज्य पदार्थों तथा जल को, याद करिए, भोज्य पदार्थ और जल को परिधि की ओर कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। मेडुलरी किरणों का काम क्या है? तो मेडुलरी किरणों का काम है भोज्य पदार्थों तथा जल को परिधि की तरफ जो कोशिकाएं हैं उनको पहुंचाना। अब देखिए वार्षिक वलय अथवा वृद्धि वलय क्या होता है? तो ये वार्षिक वलय सिर्फ तने में बनता है, जड़ में नहीं बनता। एक बात ये इंपॉर्टेंट, होता क्या है, आपने लकड़ी को काटते हुए देखा होगा, अगर आपने कटा हुआ भाग अगर देखा होगा लकड़ी के, तो आपने देखा होगा कि कटे हुए भाग में ऐसे ऐसे रिंग बनी होती है, ऐसे ऐसे रिंग बनी होती है। इन्हीं को कहते हैं वार्षिक वलय, एनुअल रिंग, ठीक है। ये मान लो पेड़ है, पेड़ को ऐसे काटा है, उसमें ऐसे ऐसे रिंग दिखाई देते हैं, इसी को कहते हैं वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ष भर में ऐसे रिंग्स बनते हैं, एक साल में एक रिंग बनता है ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ की जलवायु बदलती रहती है, जैसे भारत की, यहाँ पर शरद ऋतु आता है, वसंत ऋतु आता है, तो अलग अलग जलवायु के प्रभाव के कारण जो कैम्बियम वलय की कोशिकाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। जैसे बसंत ऋतु के समय ये कैम्बियम वलय की कोशिकाएं ज़्यादा विभाजित होती हैं, तो ज़्यादा विभाजित होती हैं, ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इस वजह से थोड़ी लंबी या मोटी कह सकते हैं, मोटी रिंग का निर्माण होता है। और वहीं जब शीत ऋतु आता है तो ये कम सक्रिय होती हैं, जिसकी वजह से एक गहरी पट्टी के रूप में कैम्बियम वलय का निर्माण होता है। बहुवर्षीय पौधों जो बहुत से सालों तक जीवित रहते हैं, इनके तनों में द्वितीयक जाइलम की जो कोशिकाएं हैं संकेंद्रित घेरे के रूप में दिखाई देती हैं, उन्हें ही वार्षिक वलय अथवा वृद्धि वलय कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक जाइलम जो होती हैं
उन्हीं की जो पट्टियाँ बनती हैं उसी को वार्षिक वलय कहते हैं। कुछ स्थानों की जलवायु में बहुत अंतर पाया जाता है। इन स्थानों पर एधा की सक्रियता यानी कैम्बियम की सक्रियता वर्ष भर एक जैसी नहीं रहती। कैम्बियम की सक्रियता एक जैसी नहीं रहती। बसंत ऋतु में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और शीत ऋतु में ये कम एक्टिव होते हैं। तो बसंत यानी स्प्रिंग सीजन में पौधों को अधिक वृद्धि एवं विकास के लिए रस के संवहन की आवश्यकता अधिक होती है। रस मतलब सैप, सैप मतलब वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा। इस समय एधा वलय अधिक सक्रिय होता है, कैम्बियम रिंग अधिक सक्रिय होता है। इसी कारण इस समय बड़े बड़े घेरे वाली वाहिकाएं बनती हैं। शरद ऋतु में रस का संवहन कम होता है क्योंकि उतनी आवश्यकता नहीं होती और इसलिए जो कैम्बियम रिंग है उसकी क्रियाशीलता भी कम होती है। इस कारण इस समय जो वाहिकाएं बनती हैं वे बसंत वाली वाहिकाओं से छोटी होती हैं। जो वाहिकाएं बनती हैं, किसकी वाहिकाएं? जाइलम की वाहिकाएं ना। एनुअल रिंग का निर्माण किससे होता है? द्वितीयक जाइलम से होता है। तो द्वितीयक जाइलम में जो वाहिकाओं की कोशिकाएं हैं वो बसंत ऋतु में बड़ी होती हैं और शीत ऋतु में छोटी होती हैं। बसंत तथा शरद में बनने वाली काष्ठ को यानी लकड़ी को क्रमशः बसंत काष्ठ, स्प्रिंग वुड तथा शरद काष्ठ कहते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में दोनों आते हैं ना, बसंत ऋतु आता है फिर शीत ऋतु आता है। एक वर्ष में एक बसंत काष्ठ और एक शरद काष्ठ की वलय बनती है। इन्हें सम्मिलित रूप से वार्षिक वलय कहते हैं। इस प्रकार एक वार्षिक वलय के बनने में एक वर्ष का समय लगता है। इस कारण से एक वृक्ष में उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर उस वृक्ष की लगभग आयु की गणना की जा सकती है। एक वर्ष में एक रिंग बनता है तो क्या हम उस पेड़ को काटने के बाद उसकी रिंग को गिनकर बता नहीं सकते कि कितने साल पुराना होगा ये? तो इससे हम उस वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। उदाहरण चीड़ जो पौधा होता है पाइनस, इसके आयु का पता लगा सकते हैं। शीशम का पौधे का हम आयु का पता लगा सकते हैं। आइए देखिए फिगर में, यह लकड़ी का कटा हुआ भाग है। आपने जरूर देखा होगा ऐसे रिंग बनते हैं लकड़ियों में। तो जब द्वितीयक जाइलम ज़्यादा बनता है तो चौड़ाई ज़्यादा होगी। ये देखिए हल्के रंग का है और चौड़ा भाग है। तो ये जो चौड़ा भाग है, ये क्या है? स्प्रिंग वुड लाइट वाइडर सर्किल, यानी चौड़ी भाग है और दूसरे हल्के रंग का दिखता है। कब बनता है? बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु में कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, उससे द्वितीयक जाइलम में वाहिकाएं बड़ी बनती हैं। और ये जो आप घेरा देख रहे हो जो बहुत पतली सी रिंग बनाती है, ये जो रिंग बनी है ये क्या है? ऑटम वुड यानी शरद ऋतु में बनी हुई जो लकड़ी हो, वो जो डार्क कलर की दिखाई देती है, पतली होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये एक क्या है? बसंत ऋतु में बना हुआ जाइलम है और ये एक शरद ऋतु में बना हुआ जाइलम है। तो ये एक रिंग का निर्माण कर दिया कि नहीं कर दिया? बताइए। ये पूरा एक रिंग हो गया, ये पूरा एक रिंग। तो इसी को कहते हैं वार्षिक वलय। एक वार्षिक वलय बनने में एक वर्ष का समय लगता है, क्योंकि एक वर्ष में एक वसंत ऋतु एक शीत ऋतु आते हैं। यहाँ पर देखिए लकड़ी को काटा गया है, 3D फिगर है। उसमें यहाँ से यहाँ तक का जो भाग देख रहे हैं ये क्या है? चौड़ा वाला भाग ग्रोथ रिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्ली वुड कहते हैं, या फिर हम शरद नहीं, बसंत होगा। बसंत ऋतु में बनने वाली जो वृद्धि है वो, और जो गाढ़े रंग की पट्टी होती है इसे हम क्या कहते हैं? लेट वुड, शरद ऋतु में बनता है। ठीक, पता चला अर्ली वुड क्या होता है, लेट वुड क्या होता है। इंग्लिश में शरद ऋतु वाले
रिंग को ऑटम वुड कहते हैं, बसंत वाले को स्प्रिंग वुड कहते हैं। अब आता है अंतः कास्ट और रस कास्ट क्या होता है, हर्ट वुड और सैप वुड किसे कहते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है परीक्षा की दृष्टि से, नीट वगैरह में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतः कास्ट और रस कास्ट क्या होता है, हर्ट वुड और सैप वुड। फिगर में आप देख रहे हैं एक लकड़ी कटी हुई है और जिसके अंदर का भाग है वो क्या है, हर्ट वुड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पदार्थों के जमाव के कारण ये बहुत ठोस हो जाता है। ठोस होने के साथ साथ ये बहुत गाढ़े रंग का भी हो जाता है। और जो लाइटर पार्ट होता है वो सैप वुड कहलाता है। देखिए तने के जो पुराने भाग अथवा केंद्रीय भाग, ठीक, पुराने भाग कौन होंगे, अंदर का भाग पुराना भाग होगा ना, तो केंद्रीय भाग की कोशिकाओं में किसके जमाव, टैनिन के जमाव के कारण, रेजिन के जमाव के कारण, गोंद के जमाव के कारण, फिनोल्स आदि पदार्थों के जमाव के कारण यह भाग कठोर हो जाता है। इस भाग की वाहिकाओं, जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में टाइलोसिस बन जाते हैं। अभी बताते हैं टाइलोसिस क्या होता है। गुब्बारे नुमा संरचना होती है, हालांकि यह आप देख नहीं पाओगे। टाइलोसिस यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, आप उसे नेक डाई से नहीं देख सकते। तो इन टाइलोसिस के कारण अंतः काष्ठ बनता है, हर्ट वुड। ठीक है, बताइए क्या होता है कि जाइलम की जो कोशिकाएं हैं उनमें टेनिन, गोंद, रेजिन, फिनोल्स, इन सभी पदार्थों के कारण यह कठोर हो जाता है। और इस भाग की जो वाहिका हैं, जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिका, इनमें टाइलोसिस बन जाते हैं, यानी गुब्बारेनुमा संरचना बन जाती है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, हर्ट वुड यानी अंतः काष्ठ। और इसे अंतः काष्ठ को डूरामेन भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि डूरामेन किसे कहते हैं, तो डूरामेन अंतः काष्ठ को कहते हैं। मुझे डोरेमोन याद आ रहा, डोरेमोन नहीं है, डूरामेन है। तो डूरामेन किसे कहते हैं, अंतः काष्ठ को। द्वितीयक काष्ठ ये जो परिधि की तरफ होते हैं, हल्के रंग का होता है, इस भाग को रस काष्ठ यानी सैप वुड कहते हैं। और इसे एक और नाम से जानते हैं, कौन से, एल्बर्नम भी कहते हैं। ठीक, याद करिए, इतनी बात है। याद करिए कि कुछ पौधों में उनकी जाइलम की कोशिकाओं, वाहिकाओं, वाहिनिकाओं में टेनिन, रेजिन, इन सभी के जमाव के कारण और एक टाइलोसिस नामक संरचना के बनने के कारण यह काफ़ी कठोर हो जाता है और गाढ़े रंग का प्रतीत होता है। इस भाग को हम हर्टवुड यानी अंतः काष्ठ या डूरामेन कहते हैं। और जो परिधि की तरफ द्वितीय कॉर्टेक्स होते हैं, वल्कुट होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं वे रस काष्ठ कहलाती हैं, जिसे हम एल्बर्नम भी कहते हैं। और यह काष्ठ सक्रिय भाग होता है, यानी रस काष्ठ जो होता है वो सक्रिय भाग होता है। और यह जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, रस काष्ठ। बस अभी मैंने बताया टाइलोसिस। तो टाइलोसिस कोई ऐसी संरचना नहीं है जिसे आप देख सको आंखों से। कब देखोगे, माइक्रोस्कोप। क्योंकि देखिए पैरेन्काइमा की कोशिका है, तो कोशिका के पास है ये टाइलोसिस। देखिए टाइलोसिस, गुब्बारेनुमा संरचना, तो ये कोशिकीय संरचना है। तो टाइलोसिस क्या होता है, बहुत से पौधों की तनों की जो जाइलम वाहिकाओं में गुब्बारे के समान फूली हुई अतिवृद्धियाँ, आउट ग्रोथ होती हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती हैं, उन्हें टाइलोसिस कहते हैं। साधारणतया ये रचनाएं द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं में उत्पन्न होती है। अभी मैंने बताया ना कि द्वितीयक जाइलम की वाहिनिका में टाइलोसिस बनता है। रेजिन, टेनिन, गोंद, इन सभी का जमा होता है, जिसके कारण हर्टवुड बनता है। तो याद करिए टाइलोसिस कहाँ बनता है, द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं में। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, टाइलोसिस कहाँ बनता है, द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं में बनता है। वाहिका गुहा को लगभग बंद कर देता है। टाइलोसिस अंतः काष्ठ में पाई जाती है, ये भी बात याद रखना है। ये देख रहे हैं ना, अंतः काष्ठ है ये,
और ये जो है रस कास्ट है। ये हार्ड वुड है और ये सॉफ्ट वुड है, सॉरी सैप वुड। ये है सैप वुड। तो टाइलोसिस अंता कास्ट में पाई जाती है और उसकी आयु बढ़ाती है। अब आता है सरंध्री तथा आरंध्री कास्ट क्या होता है। तो देखिए सरंध्री कास्ट ऐसे द्वितीयक जाइलम जिनमें रंध्र जैसी संरचना पाई जाती है उसे सरंध्री कास्ट कहते हैं। द्वितीयक जाइलम में भी जो द्वितीयक वाहिकाएं होती हैं उनमें रंध्र जैसी संरचना पाई जाती है, छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम सरंध्री वुड कहते हैं, कास्ट कहते हैं। लेकिन वे पौधे जिनमें वाहिका जाइलम वाहिका नहीं पाई जाती तो उनमें हम रंध्र नहीं देख सकते, उन्हें हम आरंध्री कास्ट कहते हैं। तो ये होते हैं अनाविद बीजी पौधे। अनाविद बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जैसे चीड़ वगैरह जिनमें वाहिका नहीं पाई जाती। तो जब वाहिका नहीं पाई जाती तो इनमें कोई भी पोर यानी छिद्र नहीं पाया जाता। ठीक, तो ऐसे पौधे को हम आरंध्री कास्ट कहते हैं। तो सरंध्री कास्ट क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधों के तने के अनुप्रस्थ काट में द्वितीयक जाइलम की वाहिकाएं बड़े छिद्रों के समान दिखाई देती हैं, जबकि वाहिकाओं के अतिरिक्त अन्य ऊतक छोटे एवं समान माप के होते हैं। जो वाहिका होती हैं, द्वितीयक जाइलम की वाहिका होती हैं, वो बड़े छिद्र के समान दिखाई पड़ती हैं। ठीक, इस प्रकार के द्वितीयक जाइलम को, जाइलम है ये, जेलम नहीं जाइलम, इस प्रकार के द्वितीयक जाइलम को सरंध्री कास्ट कहते हैं। याद करिए, द्विबीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम की जो वाहिकाएं हैं, वाहिका कोशिकाएं, वे बड़े छिद्र के समान दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इन्हें सरंध्री कास्ट कहते हैं। जबकि अनाविद बीजी पौधों में, जिम्नोस्पर्म में जैसे चीड़ में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इस वजह से इसे आरंध्री कास्ट कहते हैं। बस इजी था। तो अभी आपने दो पढ़ा, द्वितीयक वृद्धि में कैम्बियम वलय के द्वारा द्वितीयक ऊतकों के निर्माण। अब हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम से रंभ के बाहर द्वितीयक ऊतकों का निर्माण, यानी कॉर्क कैम्बियम को बनना। तो कॉर्क कैम्बियम में क्या बनता है, फेल्लम और फेलोडर्म बनता है, यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क बनता है। तो रंभ के अंदर, रंभ क्या है, परिरंभ के बाद के जितने विभाग हैं रंभ कहलाते हैं। संवहन मंडल, पित्त किरणें, ये सभी संयोजी ऊतक वगैरह। तो रंभ के अंदर स्थित जो एधा वलय है, यानी कैम्बियम रिंग जो है, उसकी सक्रियता के कारण द्वितीयक फ्लोएम तथा द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता रहता है। इससे तना मोटाई में बढ़ता है। इन द्वितीयक ऊतकों के निर्माण के कारण वाह्य त्वचा कुछ स्थानों पर फट जाती है, जिसकी सुरक्षा हेतु रंभ के बाहर की जो कोशिकाएं हैं उनमें पेरिडर्म का निर्माण होता है। पेरिडर्म का निर्माण होता है। पेरिडर्म 3 परतों का बना होता है। तो देखिए वही बात आ रही है जैसे जड़ में होता था। जड़ में जब द्वितीयक ऊतक बनने लगते थे तब प्रेशर पड़ता था अंतस्थ त्वचा यानी वलकुट की कोशिका पर। वाह्य त्वचा तो पहले ही नष्ट हो जाती थी, लेकिन तने में वाह्य त्वचा अभी नष्ट नहीं हुई है। तने में अब कैम्बियम रिंग की वजह से जो द्वितीयक ऊतक, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम बने हैं, उनकी वजह से इन कोशिकाओं पर प्रेशर पड़ता है, वाह्य त्वचा भी फटने लगती है। तो अब वाह्य त्वचा का स्थान कोई और कोशिका लेगी, तो कौन लेगी, ये लेंगे 3, कागजन लेंगे, फेल्लम लेंगे और काग अस्तर या फेलोडम। कुछ नहीं बाबू, वही है कॉर्क कैम्बियम जो आप पढ़े हो। कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं, फेलोजन भी कहते हैं। इंग्लिश याद करो, हिंदी छोड़ दो। दूसरा कॉर्क जिसे फेल्लम कहते हैं, और तीसरा द्वितीयक वलकुट यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स या जिसे हम फेलोडर्म कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, कागजन। आइए आपको पहले फिगर में दिखा दें। ये देखिए अब द्वितीयक फ्लोएम बन गया है।
द्वितीयक जाइलम बन गया है। तो इनकी वजह से बाह्य त्वचा पर प्रेशर पड़ता है, बाह्य त्वचा नष्ट होने लगती है। तो बाह्य त्वचा के नष्ट होने के कारण जो परिरंभ की कोशिकाएं हैं वे 3 स्तर बनाती हैं। एक बनाती हैं फेलोडर्म, यानी जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, और बनता है फेलोजेन यानी कॉर्क कैम्बियम, और बनता है कॉर्क यानी फेलम। 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, कागजन, फेलोजन। कागजन यानी कार्क कैम्बियम। देखिए जो कार्क कैम्बियम बना है, कार्क कैम्बियम का निर्माण किससे होता है? अधस त्वचा से। ये सभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कार्क कैम्बियम का निर्माण किससे होता है? अधस त्वचा यानी हाइपोडर्मिस से होता है, वल्कुट की जो बाहरी स्तर होती है। अब आपको पता है कि बाह्य त्वचा के बाद कौन सी त्वचा होती है? तो बाह्य त्वचा के तुरंत बाद अधस त्वचा ही होती है, अधस त्वचा हाइपोडर्मिस ही होती है। बाह्य त्वचा नष्ट हो रहे हैं, तो बाह्य त्वचा जब नष्ट हो रहे हैं तो कौन आएगा आगे? अधस त्वचा ही आएंगे। अधस त्वचा की कोशिकाएं ही कार्क कैम्बियम का निर्माण करती हैं। तो बाह्य त्वचा से सेब में होता है, परिरंभ से क्लीमेटिस में होता है, फ्लोएम से वाइटिस में हो सकता है। ठीक, यानी कार्क कैम्बियम का निर्माण अधस त्वचा से होता है या बाह्य त्वचा से भी हो सकता है, सेब में, परिरंभ से हो सकता है, क्लीमेटिस में, फ्लोएम से हो सकता है, वाइटिस में। यह सभी पौधे का उदाहरण है। तो कई बार पूछा गया है कि फ्लोएम के द्वारा कार्क कैम्बियम का निर्माण किस में होता है? वाइटिस में। पूछा गया है कि परिरंभ के कारण कार्क कैम्बियम का निर्माण होता है किस में? तो क्लीमेटिस में। या अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य त्वचा के द्वारा कार्क कैम्बियम का निर्माण किस में होता है? तो सेब में। कार्क कैम्बियम एक पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टम होता है। इसकी उत्पत्ति बाद में होती है, अतः यह द्वितीयक विभज्योतक कहलाता है। इसकी कोशिकाएं बाह्य त्वचा के समानांतर विभाजित होती हैं और बाहर की ओर कार्क की कोशिकाओं तथा अंदर की तरफ द्वितीयक कॉर्टेक्स की कोशिकाओं को बनाती हैं। यानी वही चीज, ये जो कार्क कैम्बियम है, ये कार्क कैम्बियम बाहर की तरफ किसको बनाती हैं? कार्क को, और अंदर की तरफ किसको बनाती हैं? द्वितीयक कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म को। फेलम अथवा काग यानी ये जो कार्क है, कार्क किससे बनता है? कार्क कैम्बियम से। इस परत का निर्माण कार्क से तने की परिधि की ओर होता है। परिपक्व होने पर इनका जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है और इन कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। यानी जो कार्क कोशिकाएं हैं जो सबसे बाहर पाई जा रही हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली तथा सुबेरिन युक्त एवं अम्लरोधक होती हैं, यानी किसी एसिड को अंदर पार नहीं करने देती। ये जल के लिए भी अपारगम्य होती हैं। बोतलों में जो लगाने वाली कार्क है वो आँख के पौधे सार्कस सुबर नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। द्वितीयक वल्कुट अथवा फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण किससे होता है? ये जो कोशिका है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म जिसे कहते हैं, इसका भी निर्माण कार्क कैम्बियम से होता है। यह परत कार्क कैम्बियम द्वारा अंदर की तरफ मृदुतक कोशिकाओं से बनी होती है। देखिए बीच में क्या है? कार्क कैम्बियम अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स द्वितीयक वल्कुट, और बाहर की तरफ बनाता है कार्क। अच्छा, ये कार्क तो मृत होती हैं, लेकिन ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वे जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनमें हरित लवक भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे जड़ में द्वितीयक वल्कुट में हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन तने में द्वितीयक वल्कुट में हरित लवक पाया जाता है। तो ये थोड़ा ऑड है, इसलिए याद कर लीजिए, पूछा गया है। आइए देखते हैं बार्क या छाल क्या होता है। तो पौधे के छाल से तो आप परिचित होंगे ही होंगे। बाहर जो उसकी संरचना होती है आप उखाड़ोगे तो उखड़ भी जाता है। छाल किसका बना होता है? तो तने में कैम्बियम के बाहर की ओर स्थित सभी कोशिकाएं मिलकर पौधों की छाल बनाती हैं। तने में कैम्बियम के बाहर यानी कैम्बियम के बाहर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये हो गया कैम्बियम, इसके बाहर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वे मिलकर क्या बनाती हैं? बार्क यानी छाल बनाती हैं। इसमें कौन कौन शामिल होता है? अगर हम
तरुण तने यानी यंग स्टेम को देखें तो उसकी छाल में क्या क्या पाया जाता है, परिचर्म शामिल होता है, प्राथमिक वलकुट शामिल होता है, परिरंभ शामिल होता है, प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल होता है। ठीक, बस। कुछ पौधों में काग एधा यानी कॉर कैम्बियम एक पूर्ण वलय के रूप में प्रक्रिया करता है, जिससे छाल एक पतली परत वाले घेरे के रूप में बनती है, जैसे भोजपत्र। भोजपत्र आपने देखा होगा जिस पे जंत्र मंत्र लिखा जाता है। आखिरी टॉपिक आता है वातरंध्र किसे कहते हैं, लेंटिसेल्स। तो आपने पौधे पर ऐसी संरचना देखी होगी, पोरस स्ट्रक्चर। तो ये छिद्र वाली जो संरचना है इसी को कहते हैं वातरंध्र। ये जो छिद्र है, वातरंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होता है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है। आपने देखा होगा जरूर ऐसी छिद्र युक्त संरचना को पौधों में। तो वातरंध्र यानी लेंटिसेल्स क्या होते हैं, ये पुराने वृक्षों के तनों पर पाए जाते हैं और लेंस की तरह छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा तना वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। वातरंध्र रंध्र के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, वातरंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है और गैसों का आदान प्रदान भी होता है। बस ये था आज का टॉपिक, यानी अध्याय 6 कक्षा 11 का पूर्ण रूप से समाप्त। अब इसके बाद शुरुआत होता है अध्याय 7 का, जो भी होगा आपको जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। लेकिन हाँ, अभी आप इससे रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।